भाषा विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे भाषा नियोजन। भाषा नियोजन से आशा है किसी देश अथवा समाज की जो भाषिक समस्या है या ये कहें कि भाषिक समाधान के लिए जो समुचित योजना बनाया जाता है, योजना बना करके उस पर कार्यान्वित करना, ये भाषा का नियोजन है। अंग्रेजी में इसको प्लानिंग, लैंग्वेज प्लानिंग भी कह सकते हैं। तो नियोजन का मतलब यही है कि समाज में चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, भाषा से संबंधित समस्या हो, तो उस पर समुचित योजना बना करके उस समस्या का निरंतर समाधान करना, ये भाषा नियोजन का अर्थ है। भाषा नियोजन का उद्देश्य, इनके निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहली बात यह है कि बहुभाषी देश, बहुभाषी मतलब एक से अधिक भाषा बोलने वाले देश हो या एक से अधिक भाषा बोलने वाले समाज हो, राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में किसी एक भाषा का चयन करना। राजभाषा, राजभाषा हम किसको बोलते हैं? किसी भी राज्य की एक मान्यता प्राप्त, जिसको हम मानक भाषा के रूप में मानक भाषा होती है और उस राज्य की राजभाषा होती है। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी को हम राजभाषा मानते हैं और वैसे उसको राष्ट्रभाषा के रूप में भी मानते हैं। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हमने हिंदी का चयन किया है। दूसरी बात यह है कि यदि किसी देश या समाज में दो या अधिक भाषाओं में संघर्ष हो, कई बार ऐसा है कि विवाद की स्थिति आ जाती है कि इसको हम मानक भाषा माने, इसको मानक भाषा माने। जैसे कभी छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो बोली है, जिसको हम भाषा अभी से मान रहे हैं, तो ये भी अलग अलग इनकी स्थिति है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ी वाला ढंग के है, बिलासपुर से उस तरफ की जो छत्तीसगढ़ी वो अलग है, बस्तर में अलग छत्तीसगढ़ी है। तो ये समाज में चूंकि यहाँ बहुत सारी बोलियाँ हैं, तो इस कारण से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ भाषाई विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। राजभाषा बनाने के लिए विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। तीसरी बात, समाज की आधुनिक जो अभिव्यक्ति है, जिनकी दृष्टि से किसी भाषा का हम आधुनिकीकरण करते हैं। चौथी बात है, किसी भाषा का जो प्रयोग करता है उसके द्वारा कोई सर्वमान्य रूप न होने पर भी उसका हम निर्धारित कर देते हैं, उनका मानकीकरण का निर्धारित कर देते हैं। और पांचवी बात है, नियोजन के साधनों और माध्यमों के निर्धारण से संबंधित। नियोजन के जो भी साधन है, जो भी माध्यम है, उसका निर्धारण करना। तो ये भाषा नियोजन का उद्देश्य हो सकता है। और भाषा नियोजन के निम्नलिखित चरण हैं। उनमें पहला चरण ये है कि नियोजन की तैयारी। भाषा नियोजन की तैयारी कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जिस क्षेत्र में जिस भाषा का नियोजन होने जा रहा है, उस क्षेत्र की भाषिक समस्याएं क्या है, वहाँ की आवश्यकताएं क्या है। यदि क्षेत्र विशेष में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है या बोली जा रही हो, तो भाषा की चयन की समस्या निश्चित रूप से होगी। उस स्थिति में एक ही भाषा के विभिन्न रूपों या शैलियों आदि का प्रयोग यदि होता है, तो समस्या ये भी हो जाएगा कि किस भाषा को हम मानक रूप माने।
ये है नियोजन की व्याख्या। दूसरी बात, नियोजन की जो दूसरा चरण है वो है निर्णय लेना। जब हमको ये पता चल जाता है कि इस राज्य की या इस क्षेत्र की ये समस्या है, और समस्या को जब खोज लेते हैं, खोज लेने के बाद उसके समाधान के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, उनमें पहला ये है कि भाषा नियोजन के उद्देश्यों के निर्धारण से संबद्ध है। भाषा के नियोजन और उसके उद्देश्य क्या है, इनका निर्धारण क्या होना चाहिए, इनका संबंध क्या है, इस संबंध में नियोजन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियोजन के साधन और माध्यमों के निर्धारण का संबंध होना चाहिए। नियोजन के क्या क्या साधन हमने अपनाया, उनके माध्यम क्या हो सकते थे, और निर्धारण का संबंध कैसा हो सकता है। तीसरी बात जो है वो है योजना का कार्यान्वयन। जब हम भाषा नियोजन करते हैं, योजना का कार्यान्वयन किस प्रकार करते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि कार्यान्वयन किसी वर्ग विशेष की भाषा संबंधी भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, तो इनकी भावनाओं को आहत किए बिना सही ढंग से हम भाषा का नियोजन करते हैं। यदि योजना का कार्यान्वयन सही या संबद्ध पक्षों के अनुकूल और ईमानदारी से नहीं हो रहा है, तो पिछले जो किया गया प्रयास है वो सार्थक नहीं हो पाएगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी धर्म विशेष संप्रदाय को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी प्रकार से उनको आहत नहीं होनी चाहिए। चौथा बिंदु है निरीक्षण। जब योजना का कार्यान्वयन हो जाता है और कार्यान्वित हो जाने के बाद ये देखना आवश्यक हो जाता है कि नियोजन में हम कहाँ तक के सफल हो पाए। अब तक के जितने ही बिंदु पर हमने काम किया है, उन तमाम बिंदुओं पर हम कहाँ तक के सफल हो पाए, कहाँ असफल हुए हैं, और यदि असफल हो रहे हैं तो उस पर क्या विचार किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए हम एक निश्चित मापदंड अपनाते हैं और सिद्धांत अपना करके उनका निरीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से निरीक्षण करने से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलता है। अगला बिंदु है भाषा नियोजन में समस्या और प्रक्रिया का अंतर संबंध। भाषा का नियोजन में जो समस्या है, समस्या आ रही है, और प्रक्रियाएं क्या क्या हो सकती है, उन दोनों का अंतर संबंध क्या है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है, भाषा नियोजन पर भी लागू होती है। भाषिक समस्या और भाषिक प्रक्रिया दो बात है, एक भाषिक समस्या और दूसरी भाषिक प्रक्रिया। दोनों के जो अंतर संबंध है, इनको हम निम्नलिखित प्रकार से और देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कोड का चुनाव एवं नीति निर्धारण। कोड मतलब आप कोड से ये समझ लें कि यहाँ पर भाषा विज्ञान और ये समाज भाषा विज्ञान में हम जब कोड की बात करते हैं, 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड, 4 कोड। कोड मतलब भाषा से कोड का चुनाव एवं नीति निर्धारण। कोड की चुनाव की समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र में एक से अधिक कोडों का प्रयोग होता हो। कहने का मतलब मैं पहले ही कह चुका हूँ, कोड मतलब भाषा, एक से अधिक भाषा का प्रयोग होता हो, और उन कोडों में से किसी एक को मानक कोडों का दर्जा देना। 2 भाषा यदि चल रही हो किसी क्षेत्र में,
उन दोनों में से किसी एक भाषा को मानक रूप प्रदान करें ताकि वो उस राज्य की राजभाषा बन सके या मानक भाषा कहला सके। ऐसे क्षेत्रों में नीति निर्धारण कोड को चुनने की दृष्टि से ही किया जा सकता है। मतलब ऐसे क्षेत्रों में जब हम नीति बनाते हैं और नीतियों का निर्धारण करते हैं तो कोड को चुनने की दृष्टि से ही किया जा सकता है, इसलिए कि जिस कोड के माध्यम से क्षेत्र के लोगों में अधिक सरलता से, बहुत सहजता से संप्रेषण हो सकता है, माने हम अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ है कि भाव संप्रेषण का माध्यम है, साधन है, और हम वहाँ के व्यक्तियों को, वहाँ के लोगों को आसानी से अपनी भावना का संप्रेषण कर सकते हैं। और कोड प्रकार्य की दृष्टि से या कोडों की तुलना में अधिक क्षेत्र में, जैसे एक से अधिक क्षेत्र, मतलब जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सरकारी कामों में, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र हो सकते हैं और उन सभी क्षेत्रों में उसी कोड का चुनाव किया जाता है। जैसे राजभाषा हो गई और वहाँ उस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सरकारी क्रियाकलापों में, कामकाज में, है ना, शैक्षणिक संस्थाओं में, सभी जगह उस भाषा का प्रयोग होता है। जैसे कि हमारे ही देश में देखते हैं, भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो हिंदी को राज्य सरकार की भाषा के रूप में, है ना, यहाँ की राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया है, लेकिन इसके बाद भी या इसके अतिरिक्त भी भाषा शिक्षा का माध्यम या भाषा से संबंधित जो कई राज्य में ऐसा है, ऐसी स्थिति है कि वहाँ अपनी अपनी अलग अलग राजभाषा तो है और उन राजभाषाओं के माध्यम से भी सरकारी कार्यालयों में या शैक्षणिक संस्थाओं में गतिविधियाँ अपनाई जाती हैं। दूसरी बात जो है स्थायित्व और कोडीकरण। स्थायित्व, जैसे कि निरंतर कोई परिवर्तित हो रहा है, भाषा की मूल प्रकृति है, भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि परिवर्तन हो जाना। जैसे कहते हैं ओस कोस में पानी बरसे और चार कोस में पानी, है ना, यहाँ पर पानी बरस रहा है और कहीं जाए तो वहाँ पर पानी बदल जाती है। एक स्थान की बोली भाषा अलग है और यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर जाए तो वहाँ की बोली भाषा फिर बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार से पानी की भी स्थिति है, यहाँ पर पानी के स्वाद की भी कहें तो स्थिति अलग है, कहीं पानी का स्वाद अलग और कहीं कहीं अलग। तो ये परिवर्तन एक सृष्टि का नियम है, स्वाभाविक नियम है। तो भाषा में भी ऐसी स्थायित्व और कोडीकरण, है ना, जैसे विकल्पन, तो ये भाषा के विकास का एक परिचायक है और इनका प्रमुख जो कार्य है वो संप्रेषण है। जैसे कि एक सीमा के बाहर विकल्पन या संप्रेषण, इस कार्य में बाधा हो सकता है और इसके लिए हम जब बाधा आती है तो समस्या के समाधान के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं उसको कहते हैं कोडीकरण। और इसी के आधार पर भाषा का यदि मानकीकरण किया जाता है तो यह कोडीकृत व्याकरण, और व्याकरण भी समय के साथ ही बदलता रहता है। नेक्स्ट है प्रयोग और प्रसार। जैसे कि प्रयोग और दूसरी बात है प्रसार। भाषा का प्रयोग है और प्रचार प्रसार से है। तो आधुनिक युग की बात करें तो ये आधुनिक युग में वैज्ञानिक क्षेत्रों में
तकनीकी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हो रही है और प्रगति होने के कारण भाषा भी प्रभावित हुई है। कई बार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक रूप से कहीं कोई नया आविष्कार होता है और वो विज्ञान के माध्यम से हमारे साहित्य या भाषा में भी आकर के भूल मिल जाती है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई संकल्पनाएं आ रही हैं। इसके साथ भाषा के प्रयोग के क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है और ये आवश्यकता भी होती है। विस्तार के साथ साथ समस्या को भी आधुनिकीकरण की समस्या हम कह सकते हैं। आधुनिकीकरण के लिए भाषा में क्या है कि नए शब्द भंडार, जैसे शब्द भंडार दूसरे भाषाओं के शब्द को, है ना, मान लो अंग्रेजी है, फारसी है, ऐसे बहुत से शब्द भंडार है तो उन शब्दों का या उन शब्दों को हम अपनी साहित्य में, अपने भाषा में उसको ले लेते हैं और जब ले लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो भाषा है और साहित्य है उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है विभेदीकरण। किसी क्षेत्र या समाज में एक ही भाषा का प्रयोग होता हो, फिर भी धीरे धीरे भाषा के भीतर अनेक शैलियाँ और अनेक रूप भी विकसित हो जाते हैं। कई प्रकार की शैलियाँ आ जाती हैं, अनेक रूप आ जाते हैं और जिनका हम अलग अलग समुदायों में प्रयोग करते हैं, अलग अलग समुदायों में प्रयोग होता है और इन्हीं शैलियों को हम विभेदीकरण या विभेदीकरण करना आवश्यक समझते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कई बार कचहरी में एक प्रकार की हिंदी का प्रयोग होता है, ये भी एक अलग है ना। कोर्ट कचहरी न्यायालय की जो भाषा है वो अलग प्रकार की होती है। प्रशासनिक कार्यों में एक दूसरे प्रकार की हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे ही जैसे हम खेल, है ना, खेल के मैदान में तीसरी प्रकार की हिंदी का प्रयोग होता है। बाजार में यदि जाए तो वहाँ पर अलग भाषाओं की एक चौथी प्रकार की हिंदी का प्रयोग होता है। यदि हम ज्वेलर्स की दुकान में जाए तो वहाँ की कोड या भाषा अलग प्रकार की हो सकती है। तो इसको एक प्रकार से हम भाषा की शैली कह सकते हैं। इस प्रकार की शैलियों का जो प्रयोग करते हैं उसको हम प्रयुक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में भाषा नीति निर्धारण। भारत में भाषा नियोजन के लिए त्रिभाषा सूत्र की नीति निर्धारित की गई है। त्रिभाषा नाम से पता चल रहा है कि तीन भाषा है ना। त्रिभाषा सूत्र की नीति निर्धारण, त्रिभाषा नियम के अनुसार तीन भाषा पर जोर दी गई है जिससे संपूर्ण राष्ट्र जुड़ जाए। पूरे देश को जोड़ने के लिए, पूरे राष्ट्र को जोड़ने के लिए एक माध्यम भाषा के रूप में, एक संपर्क भाषा के रूप में, जैसे आपने पिछला चैप्टर संपर्क भाषा के रूप में पढ़ा था और हमारे यहाँ जैसे हम लोग संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाते हैं, है ना। इसलिए कि हमको यदि दूसरे भाषा नहीं आ रही हो और हम बात करें, जैसे कोई अंग्रेजी भाषी व्यक्ति है, हमको अंग्रेजी नहीं आती तो हम उसके सामने हिंदी में बात करते हैं, अपनी जो भावना है, अपनी जो बात है हिंदी में संप्रेषित करते हैं। और यदि वो अंग्रेजी भाषी व्यक्ति है, वो हमारी हिंदी समझ सकता है, यदि समझ जाती है तो ये एक संपर्क भाषा के रूप में हो सकता है। संपूर्ण राष्ट्र जुड़ जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि कहीं त्रिभाषा सूत्र को अपना करके पूरे राष्ट्र एक रूप में या
संपूर्ण राष्ट्र भारतीय संविधान में ये प्रावधान रखा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, इनको अक्षुण्ण बनाए रखें। जैसे हमारी लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है ना। तो लिपि देवनागरी, और इनको अक्षुण्ण बनाए रखने का पूरा जो अधिकार हम सबका है, पूरा दायित्व है। यह भी अधिकार है कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से हो। भारत में खैर अब और बोलियां बढ़ गई होंगी, है ना। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 16 से अधिक बोलियां, है ना। तो भारत में कुछ समय पहले 1640 बोलियां, जिसको हम जानते थे, और 1640 बोलियों को पढ़ाए जाने की व्यवस्था करना ये आसान नहीं है। मान लीजिए कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में भी 16 बोलियां हैं, है ना। अब 16 से ज़्यादा भी होंगी, 18 भी कहीं कहीं गूगल वगैरह में देखते हैं। अब इसमें पढ़ाया जाना या पढ़ाए जाने के लिए व्यवस्था किसी भी सरकार को करने के लिए बहुत मुश्किल का काम है। ये आसान नहीं था। इन बोलियों की प्रतिनिधि के लिए पूरे देश में 15 भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, निश्चय किया गया, और 15 भाषाओं के माध्यम से पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अध्ययन अध्यापन की जो व्यवस्था है, शिक्षा के जो व्यवस्था है, उसको अपनाई गई। संविधान में ऐसा भी प्रावधान रखा गया है कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग, है ना, इन तमाम भाषाओं के बाद अभी वर्तमान में हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, है ना। 22 से पहले 18 थी, और 18 से पहले हम लोग 16 पढ़ते थे, है ना। तो अब ऐसी बात नहीं है कि 22 भाषाएं तो 22 ही रहे। हो सकता है इसके बाद छत्तीसगढ़ी की भी मान्यता मिल जाए, और छत्तीसगढ़ी के साथ साथ और 2-4 भाषाओं की मान्यता मिल जाए, और 22 से फिर उसकी जो संख्या है वो और बढ़ जाए। तो ये अभी लाइन में लगी हुई है बहुत से और बोलियां जो है भाषा के रूप में, जिसमें छत्तीसगढ़ी प्रमुख रूप से बहुत दिनों से कतार में लगी हुई है। तो संविधान में ऐसा भी प्रावधान रखा गया है कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो विभिन्न राज्यों के बीच संप्रेषण सेतु किसको बोलते हैं? जैसे नदी के बीच एक सेतु बना होता है, जिसको हम लोग पुल भी बोलते हैं। सेतु मतलब जो संपर्क जोड़ने का काम करे। तो ये संप्रेषण सेतु की बात करें तो हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक के पहुंचा सकें। मान ले जाए हम छत्तीसगढ़ी हमको आती है, और मान ले कोई तमिल वाला है ना, और दोनों के बीच वो हमारी छत्तीसगढ़ी नहीं समझ पा रहा है, हम उनकी तमिल को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोनों के बीच हमको अब अपनी बात को उनको बताना है, समझाना है। एक दूसरे की बोली भाषा को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, तो संप्रेषण से, कैसे संप्रेषण से? तो भाषा रूप में। तो इसके लिए कोई तो माध्यम अपनाना पड़ेगा। तो मान ले हम हिंदी का अपनाते हैं, है ना। तो हिंदी अपनाते हैं तो हम छत्तीसगढ़िया हैं और हिंदी बोल लेते हैं। तमिल वाला या तेलुगु वाला भी वो हिंदी समझ लेता है, तो इससे काम चल सकता है। ये एक संप्रेषण का कार्य हो गया, है ना। दोनों का काम इससे चल गया। यदि हम दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ हम संप्रेषण की हिंदी बोलते हैं, और थोड़ा बहुत अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारा काम कौन करता है? अंग्रेजी। वो संप्रेषण के रूप में, एक सेतु के रूप में कार्य की है। तो अखिल भारतीय स्तर पर ये प्रयास किया गया
राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार द्वारा सरकार के कामकाज में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो, और इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र में इन 3 बातों पर विशेष बल दिया गया है। पहली बात क्या है? शिक्षा का प्रारंभ मातृभाषा से। त्रिभाषा सूत्र जो अपनाई गई है उसमें पहली बात है शिक्षा का प्रारंभ मातृभाषा से। अधिकांश जो निवासी है या निवासियों की मातृभाषा प्रांतीय भाषा न होकर क्या होती है? बोली होती है। जैसे हमारे यहाँ भी भाषा नहीं बनी है तो हम बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, एक दूसरे संप्रेषण के रूप में, है ना, आपसी संबंध के रूप में छत्तीसगढ़ी का उपयोग करते हैं। शिक्षा दीक्षा या शिक्षा अध्ययन करते हैं तब हिंदी को हम मातृभाषा के रूप में अपनाकर या प्रांतीय भाषा के रूप में उसको मानते हैं। तो प्रांतीय भाषा ये एक प्रकार से अध्ययन अध्यापन पढ़ाए जाने की व्यवस्था है ना, और सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है। मातृभाषा और प्रांतीय भाषा दोनों को ही पढ़ाने की आवश्यकता होती है। ऐसे चल रहा है प्राथमिक स्तर, और अब कॉलेजों में महाविद्यालयों में भी जैसे यहाँ प्रांतीय भाषा राज्य भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ते हैं, और यहाँ की जो स्थानीय बोली भाषा छत्तीसगढ़ी वो भी अध्ययन अध्यापन उनका भी हो रहा है ना। छत्तीसगढ़ी कॉलेज में, और आजकल छत्तीसगढ़ी में एमए भी चल रहा है। दूसरा, भाषा के माध्यम से विभिन्न भाषा प्रांतों को एक दूसरे के निकट ला। भाषा के माध्यम से विभिन्न भाषा प्रांतों को एक दूसरे के निकट ला। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा सिखाने के लिए इसी उद्देश्य से निर्णय लिया गया है, और बाद में है ना हिंदी के अतिरिक्त एक और भाषा सिखाया जाना है, ऐसा निर्णय लिया गया। बाद में संशोधन द्वारा अन्य भारतीय भाषा में जैसे कि दक्षिण भारतीय भाषा, दक्षिण मतलब जैसे आंध्र प्रदेश है ना, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तो ये दक्षिण भारतीय भाषाओं को वरीयता दी गई। तो उसमें तमिल है, तेलुगु है, ऐसे भाषाएं हैं, उन भाषाओं को भी स्थान दिया गया। और तीसरी जो भाषा है वो है आधुनिक विदेशी भाषा। आधुनिक विदेशी भाषा त्रिभाषा सूत्र में उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए आधुनिक विदेशी भाषा में भारतीय परिस्थिति में अंग्रेजी को ध्यान में रखते हुए स्थान दिया गया। उच्चतर माध्यमिक स्तर है, जैसे कि माध्यमिक स्तर से अब तो खैर प्राथमिक से ही अंग्रेजी की अध्ययन अध्यापन शुरू हो जाती है, और अंग्रेजी को भी हर देश के हर एक सरकार बढ़ावा दे रही है हिंदी के साथ साथ। और आजकल ये कहें कि KG 1-2 से है ना बच्चे ABCD जानना शुरू कर लेते हैं। तो ये भारतीय परिस्थिति में और अंग्रेजी को ध्यान में रखते हुए उनको भी स्थान दिया गया। बाद में संशोधन किया गया और अंग्रेजी का कोई और अन्य आधुनिक अंग्रेजी को भी दिया गया, और इसके बाद यूरोपीय भाषा को भी सीखने का या सिखाने का प्रयास किया गया, है ना। ये भाषा नियोजन की तमाम इन बिंदुओं पर चर्चा जो अभी हमने किया है ना, निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि भारत विविधताओं का देश है।